नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल मुद्दा बना हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जो पूरी दुनिया की सियासत, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको इस युद्ध की ताजा हालात, इसके पीछे की वजह, इसमें शामिल देशों की रणनीतियां और इसके भविष्य के बारे में संभावित परिणाम के बारे में बताएंगे। यूक्रेन इस समय एक भयानक युद्ध का सामना कर रहा है। रूस की सेना ने यूक्रेन के कई शहरों, खासतौर पर राजधानी कीव और पूर्वी इलाकों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। 9 जुलाई 2025 से लेकर अब तक रूस ने यूक्रेन पर लगभग 2500 हवाई हमले किए हैं। जी हां, 2500। ये नंबर बहुत बड़ा है। इनमें ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और लड़ाकू विमानों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में ही कीव पर हुए हमलों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 3 बच्चे भी शामिल हैं। एक 3 साल का, एक 6 साल का और एक 17 साल का युवक भी इसमें शामिल था। 159 लोग घायल हुए हैं और कीव में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। एक पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक जमींदोज हो गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। रूस ने इन हमलों में 300 से ज्यादा ड्रोन और 8 अत्यंत शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। हर 10 से 15 मिनट में हवाई हमलों की चेतावनी दी जा रही है और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में शरण ले रहे हैं। कीव के आधे से ज्यादा लोग इस डर में जी रहे हैं कि अगला हमला कब और कहां होगा। रूस का कहना है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के चासिव यार शहर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। ये शहर 16 महीने की जंग में पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन रूस के लिए ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत है। ये स्ट्रैटेजिक विन है रूस के लिए। इस युद्ध में एक हैरान कर देने वाला खुलासा भी हुआ है, जिसने यूक्रेन की सैन्य सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया है कि उनके एक 42 साल के मेजर जो नेशनल गार्ड असॉल्ट ब्रिगेड में काम करता था, उसने रूस की खुफिया एजेंसी GRU के लिए जासूसी की है। इस पायलट ने रूस को ऐसी गोपनीय सीक्रेट जानकारी दी है, ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी है, जिसकी वजह से यूक्रेन के F-16, मिराज 2000 और सुखोई 24 जैसे ताकतवर फाइटर जेट्स और उनके एयरबेस खत्म हो गए। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने इस पायलट को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। ये जेट्स यूक्रेन की हवाई ताकत का अहम हिस्सा थे और इनके तबाह होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमता को गहरा झटका लगा है। सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने इस पायलट को अपने पक्ष में कैसे किया? क्या उसने पैसे के लिए अपने देश को धोखा दिया या फिर कोई और वजह थी? इस घटना ने यूक्रेन की सेना के अंदर भरोसे की कमी भी पैदा कर दी है। अगर अपने ही लोग जासूसी करने लगे तो रूस जैसे मजबूत दुश्मन का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? यूक्रेन अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने के लिए कोशिश कर रहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है और ज्यादा गंभीर और जटिल बना दिया है। उन्होंने अमेरिका और नेटो के 32 देशों के सामने 2 साफ विकल्प रखे हैं। या तो यूक्रेन को बचाने के लिए रूस से सीधा युद्ध करें या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बातचीत के लिए मजबूर करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 8 अगस्त तक यूक्रेन पर हमले रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने न सिर्फ इस चेतावनी को नजरअंदाज किया है, बल्कि कीव और पूर्वी यूक्रेन पर अपने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूस की इस बेखौफ रणनीति से ये साफ है कि वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। पुतिन की इस रणनीति ने अमेरिका और नेटो को मुश्किल में डाल दिया है। अगर वो रूस से सीधा टकराव करते हैं तो ये युद्ध विश्व स्तर पर फैल सकता है, और अगर वो यूक्रेन को अकेला छोड़ देते हैं तो ये उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा। इस बीच कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रूस इन हमलों के जरिए अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा दृढ़ता से दिखाना चाहता है। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका भी बहुत अहम है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। इनमें 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, मोबाइल रॉकेट, आर्टिलरी मिसाइलें और 30 पैट्रियट मिसाइलें हैं। 8500 आर्टिलरी गोले हैं और 250 से ज्यादा GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि पिछले हफ्ते से कुछ समय पहले, काफी समय हो चुका है इस बात को, कि किसी ने सप्लाई को रोक दिया था। ये जो यूक्रेन को अमेरिका से हथियारों की सप्लाई मिल रही थी, इसे रोक दिया गया था। लेकिन इसके बाद ट्रंप का ये भी कहना है कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये आदेश किसने दिया।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर अमेरिका के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो राष्ट्रपति के बिना इतना बड़ा फैसला ले सकती है? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, अभी तक इसका कोई जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन हथियारों की जो सप्लाई है वो फिर से शुरू हो चुकी है। यूक्रेन को उम्मीद है कि ये हथियार उनकी सेना को मजबूती देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हथियार रूस की सैन्य ताकत के सामने टिक पाएंगे? रूस के पास न सिर्फ मजबूत हथियार हैं बल्कि उसकी रणनीति भी बहुत सटीक है। रूस ने इस युद्ध में अपनी सैन्य रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। वो बड़ी सेनाओं की बजाय छोटी छोटी टुकड़ियों को यूक्रेन में भेज रहा है। ये टुकड़ियां 2 या 4 पहियों वाली बाइकों पर तेजी से हमले करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। इनका मुकाबला करना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा सैनिकों और ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ती है। रूस इस वक्त ईरानी शाहिद 136 ड्रोन्स, इस्कंदर एम मिसाइलों, सुखोई और TU सीरीज के लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमले इतने सटीक हैं कि यूक्रेन की अग्रिम जो सुरक्षा की पंक्ति है वो कमजोर पड़ रही है। रूस का मकसद यूक्रेन के नए इलाकों को निशाना बनाकर उसकी सेना को भटकाना और थकाना है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खार्किव और खिर्सान जैसे शहरों में बिजली और पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। सर्दियों के मौसम में ये यूक्रेन के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है। रूस का ध्यान अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, उसने यूरोप के 15 देशों को भी खुली चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर यूरोप के सैनिक यूक्रेन में आए तो रूस उन्हें बख्शेगा नहीं। मेदवेदेव ने यह साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन की जमीन पर एक भी पश्चिमी सैनिक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चेतावनी तब आई है जब फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम जैसे देशों ने यूक्रेन में अपनी सैन्य मदद बढ़ाने की बात कही थी। मेदवेदेव का बयान अप्रैल 2025 में पेरिस में हुई एक बैठक के बाद आया था, जिसमें अमेरिकी और फ्रांसीसी अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। रूस ने ओडेसा में भी एक हमले का दावा किया है, जिसमें उसने कहा है कि यूक्रेन के खुफिया अधिकारी और नेटो के लोग एक गुप्त मीटिंग में थे। रूस के मुताबिक इस हमले में 66 सैन्य कर्मी मारे गए हैं। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये साफ है कि रूस नेटो को भी निशाना बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। यूक्रेन इस वक्त कई मोर्चों पर जूझ रहा है। रूस के लगातार हमले, जासूसी की घटनाएं और सीमित संसाधन यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सेना के कमांडरों के साथ मिलकर रूस का मुकाबला करने की रणनीति भी बना रहे हैं, लेकिन हालात उनके पक्ष में नहीं है, उनके फेवर में नहीं है। पिछले 30 दिनों में रूस ने यूक्रेन के 15 प्रांतों खार्किव, खेरसान, सुमी, ओडेसा और नेप्रो पेट्रोस जैसे समेत कई जगहों पर हमले किए हैं और वो हमले जो है वो 10 गुना बढ़ा दिए गए हैं। इन हमलों में सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं और हजारों इमारतें तबाह हो चुकी है। इन हमलों की वजह, अगर ये पूछा जाए कि इन हमलों को बढ़ाने की वजह क्या है, तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, जो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को दिया है, रशिया को दिया है, कि पहले वो 50 दिन का अल्टीमेटम था और अब 10 से 15 दिन का ये अल्टीमेटम है कि यूक्रेन पर हमला बंद करो, इस जंग को रोक दो, वरना इस जंग में जो ट्रंप है वो भी सैन्य तौर पर उतर सकते हैं। और इस चेतावनी को पुतिन ने काफी पॉजिटिवली नहीं लिया है, क्योंकि आप देख ही पा रही हैं कि ये जो हमले हैं इनकी जो नंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं और कितनी आक्रामकता से यूक्रेन पर हमले रूस ने बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाएं भी रूस के निशाने पर हैं, जिससे सर्दियों में हालात और खराब हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अपनी सेना और देश को कैसे एकजुट रखे। रूस की ताकत और संसाधनों के सामने यूक्रेन की सेना को मजबूत बनाए रखना आसान नहीं है। फिर भी ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं। इस युद्ध में सिर्फ सैन्य रणनीतियां ही नहीं बल्कि सियासी खेल भी चल रहा है। ट्रंप और पुतिन के बीच एक तरह की शह-मात का खेल देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने रूस को 12 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पुतिन ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। इस बीच यूक्रेन का कहना है कि रूस की आक्रामकता का जवाब देने के लिए उसे और ज्यादा हथियार और समर्थन की जरूरत है। लेकिन नेटो और अमेरिका के लिए फैसला आसान नहीं है। अगर वो यूक्रेन को ज्यादा सैन्य मदद देते हैं तो रूस के साथ सीधा टकराव हो सकता है, और अगर वो पीछे हटते हैं तो यूक्रेन अकेला पड़ सकता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा। रूस की सैन्य ताकत, उसकी जासूसी साजिशें और यूरोप को दी गई चेतावनियां ये दिखाती हैं कि पुतिन किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की हिम्मत और जेलेंस्की का नेतृत्व उसे इस जंग में टिकाए हुए है और वो काफी समय से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या अमेरिका और नेटो रूस से सीधा टकराव करेंगे? क्या यूक्रेन को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ेगा? और अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा? कुछ विशेषज्ञों का मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर नेटो और रूस के बीच सीधा युद्ध हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। वहीं अगर यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हुआ तो उसे रूस की शर्तें माननी पड़ सकती हैं। इस युद्ध का असर सिर्फ सैन्य नहीं और सियासी भी है और ये दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा पर भी भारी पड़ रहा है। यूक्रेन और रूस दोनों ही गेहूं और ऊर्जा के बड़े निर्यातक हैं और इस युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में उथल पुथल मची हुई है। तो ये थी यूक्रेन और रूस की पूरी कहानी, जिसे हमने आपके लिए लाया कि क्या अपडेट्स हैं, क्या हालात है इस वक्त, क्या स्थिति बनी हुई है यूक्रेन में और किस तरीके से ये जंग किस ओर बढ़ रही है। इस युद्ध ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़े संकट के सामने ला खड़ा कर दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध का कोई हल हो सकता है? क्या यूक्रेन रूस के सामने टिक पाएगा या फिर ये जंग और भयानक रूप लेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।